गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अगर आज तो हम लोग साइंस का नया टॉपिक लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाई स्कूल में भी आपको मिलेगा और इंटर में भी आपके पास है। उसमें काफ़ी प्रूविंग भी है, काफ़ी डेफिनेशंस भी हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हैं। तो आज हम सारी चीज़ों को एक साथ समझेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मेहनत की अगर बात कर ली जाए तो हम लोगों को मेहनत कुछ ज़्यादा करनी है। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो अच्छे नंबरों के लिए मेहनत चाहिए। मेहनत किस तरह चाहिए? तो मेहनत एक तरह से जुझारूपन होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। हमेशा दो चॉइस ना रखो अपने पास। बहुत से लोगों में क्या होती है, दो चॉइस आ जाती है। दो चॉइस कैसे? अरे ठीक है, अगर हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे चाचा जी ये करवा देंगे, हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। देखो, हमेशा याद रखो, अपने पैरों पर खड़े रहो और अपना ही कुछ करो। कभी किसी के भरोसे ना रहो, क्योंकि मान लो कुछ प्रॉब्लम होती है और वो अंदर कुछ नहीं करवा पाता है तो हमारे पास ये जो रास्ता है वो अपने पैरों पर खड़ा करेगा। इसलिए मेहनत करनी है। दो रास्ते चुनने से कुछ नहीं होगा सिवाय हार के। अगर हमें कुछ भी जीवन में करना है तो उसके लिए हमें केवल एक रास्ता ही चुनना होगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमने सबसे पहले टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में जो बोलते हैं वो कहते हैं विद्युत, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत। इसमें हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। बहुत बच्चों के लिए क्वेश्चन बड़ा अजीब रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। कहीं कहीं ऐसा होता है कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा होता है पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं बांध बना दिए गए, बांध बनाने पर क्या होता है, वहां पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा होता है विंड मिल द्वारा, यानी कि पवन चक्की द्वारा भी बिजली बनती है, लाइट बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हमें क्या करना है, आज वही समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसका मेजरमेंट क्या है, किस तरह से इसको नापेंगे, ठीक, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट के यूजेस होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो चीज हम लोग आज जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में अगर पहली हेडिंग देखी जाए तो मेन सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो इसकी पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बारे में डीपली जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे देखो, ये इंग्लिश में हो गई, हिंदी में आवेश प्रवाह की दर, ठीक है। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कुछ वर्ड्स बीच में गायब है तो उसको अभी देखना, यही क्लियर हो जाएगा। हमने क्या लिखा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमने कहा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कुछ इतनी भी टफ डेफिनेशन नहीं है कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से फिर से ध्यान देना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में देखो आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में देखें तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है हमें। तो हमने यहाँ पे कहा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो फार्मूला है, जो न्यूमेरिकली हम लोग सॉल्व करते हैं, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फार्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, इस वजह से I से इसको डिफाइन किया गया। Q हमारे पास चार्ज है। क्या है? चार्ज। और हमने बताया होगा कि चार्ज जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये जो Q है वो हमारे पास क्या है? चार्ज है। और T क्या है? टाइम, यानी कि समय। और समय के लिए ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दर लिखा हुआ है, यानी कि यही हमारा क्या कहलाएगा? समय। तो हमने कहा आवेश प्रवाह की दर को, यानी कि किसी टाइम जो आवेश प्रवाह होता है, यानी कि चार्ज फ्लो होता है, उस
एक्यूरेट टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। इसीलिए हमने कहा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला में लिखा I = Q/T। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसका जो मात्रक होता है यानी कि यूनिट होती है वो क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। हिंदी में भी एम्पियर ही बोलेंगे, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। और इसका मेजरमेंट किससे होता है, किससे नापा जाता है, तो याद रखोगे अमीटर से। किससे नापा जाता है, अमीटर। अगर तुमसे नॉर्मली ऑप्शनली क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा किससे हम लोग नापते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अमीटर से। यानी कि किससे मेजर की जाती है विद्युत धारा, तो अमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर किया जाता है, अमीटर से। फिर से ध्यान देंगे, हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कुछ इतनी खास डेफिनेशन नहीं, आपके सामने लिखी है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे हमने कहा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I = Q/T हमने लिख दिया। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, Q चार्ज है, T टाइम है। तो ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे हमने बात की किसकी, एम्पियर की बात की। तो एम्पियर क्या है, इसकी यूनिट होती है, और इसको किससे मेजर किया जाता है, अमीटर से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखें, अभी अभी हम लोगों ने देखा था चार्ज, ठीक। चार्ज हिंदी में बोलते हैं आवेश, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है Q = ME। एक फार्मूला क्या है, Q = ME। Q हमारा क्या है, चार्ज है, आवेश है, ठीक। ये हमारा क्या है, चार्ज। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। हमने कहा Q क्या है, टोटल चार्ज है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो E की वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। कहीं कहीं आपको ये पॉजिटिव दिखाई देगी, कहीं कहीं नेगेटिव होगी। क्यों, तो आप लोगों को पता है कि जब पॉजिटिव होगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तब प्रोटॉन की बात कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो ऑलवेज कैसा दिखाई देगा, नेगेटिव दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। फिर तुमसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। उसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है, याद रखोगे, ईंट पर नाच, ठीक। हमने एक तरीका याद रखा, ईंट पर नाच है। क्या इसका मतलब, इसका मतलब है E फॉर इलेक्ट्रॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन। क्या हो गया, E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन। ये थॉमसन नहीं है, जे थॉमसन, ठीक। E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन। ऐसे P की बात करें तो P फॉर प्रोटॉन और R फॉर रदरफोर्ड, ठीक। R फॉर रदरफोर्ड। लेकिन इस नाम की जगह एक और नाम मिल सकता है, गोल्डस्टीन। क्या नाम मिल सकता है, गोल्डस्टीन, ठीक है। तो E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन, P फॉर प्रोटॉन, R फॉर रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन। ये आप लोगों को ऑप्शनल में ही ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं कि किसने किसका इन्वेंशन किया, किसने किसकी खोज की। तो हम कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन में थोड़ी सी विविधताएं हैं। क्या है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। तो जब इसका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप लोग पढ़ेंगे या इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रदरफोर्ड पहले आए थे या गोल्डस्टीन, ठीक है। उसके बाद नाच की अगर बात करें तो N फॉर हो गया न्यूट्रॉन, N फॉर क्या हो गया, न्यूट्रॉन। C फॉर हो गया चैडविक, C फॉर क्या हो गया, चैडविक। तो याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने, कह देंगे जे थॉमसन। P की प्रोटॉन, R फॉर रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। तो इस तरह से हमें सारे क्या पता चल गए, इन्वेंशन पता चल गए कि किसने किसकी
इसकी खोज की थी, तो आसानी से हम इन्वेंटर लिख सकते हैं। उसके बाद हमने बात की चार्ज पर, हम लोग चल रहे थे तो हमने बताया चार्ज 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? तो एक पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा Q इज इक्वल टू NE, यानी कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है E होता है, और इस E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। जो चार्ज है इसकी भी जो यूनिट होती है वो भी क्या होगी कूलाम, यानी कि इसका भी जो मात्रक होगा वो क्या होगा कूलाम। अगर इसी फार्मूले से देखें तो एक फार्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहां से हमने देखा I इज इक्वल टू Q, तो Q की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं NE, तो NE और अपॉन में क्या हो गया T। तो यहां से हमें एक और फार्मूला मिल गया I इज इक्वल टू NE अपॉन में T। इससे हमें क्या पता चला, हमने बताया चार्ज 2 टाइप्स होते हैं, कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज का एक फार्मूला बताया Q इज इक्वल टू NE, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, Q क्या है आवेश यानी कि चार्ज। फिर हमने बताया E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है, वो भी कूलाम है। तो उसी तरह हमने एक फार्मूला पढ़ा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। हमने देखा यहाँ Q लिखा है तो Q की वैल्यू यहाँ क्या है NE, जहां Q दिखाई देगा वहां पे NE पुट अप किया अपॉन में T। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला बन गया I इज इक्वल टू NE अपॉन में T। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद आते हैं, तो इसके बाद दो सेम हेडिंग हमें मिलती हैं। सेम हेडिंग कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, ठीक। और एक और हमें हेडिंग मिलती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभवांतर, ठीक। हमें दो हेडिंग और मिली, एक मिला हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है उस चीज को समझेंगे। इसको समझने के लिए कोई डेफिनेशन कुछ नहीं, केवल एक फिगर माइंड में रखेंगे। क्या माइंड में रखा? हमने कहा यहां से यहां तक, ठीक। यहां पे हमने और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, हमने कह दिया ये कोई पॉइंट A है, ये B है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है वो इनफिनाइट है, हमें नहीं पता वो क्या है, और यहाँ पे क्या है Q चार्ज है। ये कैसा भी हो सकता है, हमने कह दिया पॉजिटिव, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। हमने कहा अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखनी है, विद्युत विभव की डेफिनेशन लिखनी है, तो लिखने के लिए फिगर माइंड में सेट रखना है। क्या है? अपने अकॉर्डिंग इस तरह का, कहीं बुक में ऐसा फिगर दिया नहीं, लेकिन बस फार्मूला बनाने के लिए और क्या करने के लिए, डेफिनेशन के लिए ये फिगर माइंड में रखो। अगर ये फिगर माइंड में होगा तो मैं डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने कहा ये हमने फिगर बना लिया, फिगर बनाने के बाद A दिया, B दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया इनफिनाइट कर दिया। बस थोड़ी सी चीज याद रखनी है, ये क्या है इनफिनाइट है, हिंदी में बोलते हैं अनंत, ठीक। इंग्लिश में नॉन डिफाइन भी कहते हैं और इनफिनाइट भी बोलते हैं। तो क्या करेंगे, जब कोई भी धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने कहा जब किसी धनात्मक आवेश को कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, जब किसी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक। फिर से ध्यान से सुनना, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब इंग्लिश में समझेंगे, हमें करना क्या है, पॉजिटिव चार्ज को यहां लाना है। टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी टू अनदर पॉइंट बाय वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि किसी भी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से कहां लाएं, किसी अनदर पॉइंट तक लेकर आते हैं, उसके बीच में जो वर्क होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके लिए जो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, कुछ लोग Q नॉट लिख देते हैं,
वरना केवल V इज इक्वल टू W अपॉन Q भी लिख सकते हैं। V क्या है? तो V हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट, यानी कि जिसकी जो इकाई होगी वो हमारे पास, या जिसका जो मात्रक होगा वो हमारे पास क्या होगा? वोल्ट होगा। W क्या है? वर्ग है। W क्या है? वर्ग है, और इसकी जो यूनिट होगी यानी कि जो मात्रक होगा वो जूल होगा। Q क्या है? तो Q तुम्हें पता है चार्ज होता है, और चार्ज की यूनिट भी पता है, क्या होती है? कूलम। इतनी बात समझ में आ गई। हमने कहा V क्या है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। W क्या है? वर्ग है जिसकी यूनिट जूल होती है। Q क्या है? चार्ज है जिसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। तो फिर से समझेंगे, एकांक धनात्मक आवेश को, किसको? एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यानी कि टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने कहा किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्ग होता है वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कहलाता है, जिसका फार्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V यहाँ क्या है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसकी यूनिट वोल्ट होती है। W क्या है? वर्ग है जिसकी यूनिट जूल होती है। Q क्या है? चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। अब हमने बात की किसकी? विद्युत विभवांतर की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसके लिए भी एक इसी टाइप का फिगर बनाओ, लेकिन थोड़ी सी चेंजमेंट रखो। यहाँ पे कह दिया A और यहाँ कह दिया B, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ इनफिनाइट नहीं है, बस अंतर इतना, डेफिनेशन वही खत्म हो जाएगी। हमने क्या कहा? किसी भी एकांक धनात्मक आवेश को, किसी एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ क्या था? अनंत से किसी बिंदु तक, यहाँ क्या है? किसी भी धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि किया गया वर्क, वही हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कहा सेम डेफिनेशन है, थोड़ी सी कंफ्यूजन। तो हमने कहा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इनफिनाइट, और जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हम कहेंगे टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से सुनना, हमने कहा एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसके लिए भी फार्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, W हमारे पास कार्य है, और Q हमारे पास चार्ज है। और एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, किससे मापते हैं? तो याद रखोगे वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर। किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हमसे कहेगा कि हम लोग वोल्टेज को किससे नापते हैं, तब भी कहोगे वोल्ट मीटर, या हमसे कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे नापते हैं, तब भी क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर। इस चीज को ध्यान रखेंगे। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद ये, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे क्या है वो ध्यान। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी कि विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। रेजिस्टेंस से शायद आप ना समझे हो, लेकिन प्रतिरोध, हिंदी वर्ड से आप लोग एक चीज समझ गए होंगे। क्या समझे होंगे? प्रतिरोध। प्रति मतलब दूसरा, रोध मतलब अवरोध पैदा करने वाला, यानी कि दूसरे के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न कर दे, बाधा उत्पन्न कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है क्या? तो हमने कहा जो दूसरे के मार्ग में क्या कर दे, बाधा उत्पन्न कर दे, वही हमारा क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। अब आप लोग कहेंगे सर रेजिस्टेंस को हमने कभी देखा नहीं है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे क्या है। तो आप लोग क्या करिए कि अपना चार्जर लीजिए। नॉर्मल सी बात है, सबके पास मोबाइल चार्जर होगा। मोबाइल चार्जर लेंगे, मोबाइल चार्जर को तोड़िए नहीं, उसको खोल लीजिए। तो खोल के जब आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर एक ग्रीन कलर की प्लेट निकलेगी। उस प्लेट में बहुत सारे टावर की तरह खड़े होंगे, कुछ ब्लैक कलर के भी होंगे जिसमें
दो वायर लगे होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं जो दो टांगों से खड़ा हो, वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस करता क्या है, जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे वही हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल सेल का घोल, जो सेल का घोल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी भी एक बैटरी, जैसे हमने कहा एक सेल ले लिया आपने, सेल जिसमें आप लोग रिमोट वाला सेल हो गया या टॉर्च वाला सेल हो गया, कोई भी सेल ले लिया, क्या होता है आपका सेल खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद मतलब बैटरी उसकी यूज पूरी तरह हो चुकी होती है, आप लोग क्या करते हो, सोचते हो अभी शायद थोड़ा बहुत चल जाए, उसको उठा के क्या कर देते हो, धूप में रख देते हो। धूप में रखने से कहते हैं थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा, चार्ज नहीं होता है, जो उसके अंदर थोड़ा बहुत भी चार्ज बचा रह जाता है वो भी आप लोग उसे यूज कर लेते हो। धूप में रहने से क्या होता है, वो चार्ज उनके सिरों पर पहुंच जाता है, इस वजह से वो फिर से चलने लगता है, आप लोग खुश हो जाते हो, नहीं हमारा फिर से चलने लगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब उस सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेल के अंदर एक रॉड होती है ब्लैक कलर की, आपने देखी होगी, कभी सेल को तोड़ के देखा हो तो ब्लैक कलर की एक रॉड निकलेगी। वो रॉड क्या है, वो भी एक किसका काम करती है, रेजिस्टेंस का। हमने कहा रेजिस्टेंस काम क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसके मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। वरना हम भी जैसे चार्जर हमारे मोबाइल का होता है, ऐसे हम भी क्या करते हैं, दो तार लगाते हैं अपने स्विच में और दो तार लगा देते हैं सेल के, एक पॉजिटिव की तरफ एक निगेटिव की तरफ, सेल चार्ज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो रॉड होती है वो किसका काम करती है, रेजिस्टेंस का। वो इलेक्ट्रिक करंट को बाईपास नहीं होने देती है, और जब बाईपास नहीं होंगे एक दूसरे के पास तो वो चार्ज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस की बात की, तो रेजिस्टेंस होता क्या है, हमने बताया प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या है, जो दूसरे के मार्ग में क्या कर दे, बाधा उत्पन्न कर दे। हमने कहा किस तरह देखेंगे तो आप लोग जान ही गए। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, तो डेफिनेशन इसके फार्मूले से बनेगी। कैसे बनेगी, फार्मूला हमको याद रखेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये ओम्स लॉ का भी फार्मूला है, ये थोड़ी देर बाद हम लोग ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे। हमने कहा विद्युत प्रतिरोध की बात करें तो हम फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। सीधे सीधे याद रखेंगे। R क्या है, अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। V क्या है, अभी अभी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, ठीक। I ये भी पढ़ के आ रहे हैं, अभी क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। हमने कहा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन बनेगी वो फार्मूले से बनेगी, इसलिए फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या याद रखा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। दोनों अपॉन में है, कभी भी कोई भी चीज अपॉन में हो तो इसको रेशियो से डिनोट करते हैं। अब डेफिनेशन समझना, द रेशियो ऑफ, क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। फिर ध्यान से सुनना, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, धारा या विद्युत धारा। तो कहेंगे विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को, विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर से सुनना, हमने कहा द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुनना, विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग ओम, अब ओम बनाना देना, ये ओम होता है नॉर्मली ओम, या फिर इंग्लिश में लिखें तो OHM होता है ओम। इसका एक सिंबल भी होता है इस तरह से, तो हम इससे इसको डिनोट करते हैं। ये इसकी क्या है, यूनिट है, इकाइयां हैं, या कह सकते हैं क्या है, ये मात्रक हैं। R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में इस तरह से ओम लिखा जाता है, इंग्लिश में इस तरह से ओम लिखा जाता है। अगर आप ये ना लिखना चाहें तो ये उसका एक सिंबल होता है, जो कि आसानी से आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा, नहीं आया एक बार फिर से देखते हैं। फार्मूले से डेफिनेशन बनेगी। हमने कहा R इज इक्वल टू V अपॉन I लिखा, लिखने के बाद क्या किया,
R इज इक्वल टू V अपॉन I। V हमारे पास क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, I हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने कहा द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द क्या कहा, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है यानी कि मात्रक जो होता है वो ओम, या फिर उसका सिंबल इस तरह से, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ओम होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और चीज याद रखेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत वीडियो में बताया था कि कभी भी हमें पीछे नहीं हटना है। एक हमने क्या किया, अपना एक मोटो बना लीजिए कि हमें ऐसा करना है, ठीक है। मोटो बनाने से क्या होगा, आपका एक लक्ष्य होगा, हमें इसकी तरफ आगे अग्रसर रहना है, आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को उतनी दिक्कतें नहीं होंगी। जब आपके दो रास्ते हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। जैसे कहा जाता है ना कि आग का दरिया है, डूब के जाना है, तो एक रास्ता है तो हमें वहीं से निकलना है, वही हमारे पास सब कुछ है। जैसे हम लोग नॉर्मली एक बात करें, हमने बताया कि ये दो राजा थे, ठीक है, दो राजा थे, तो दोनों अलग अलग राज्य के थे। दोनों राज्यों को एक नदी बीच से जोड़ती थी, जो कि एक लकड़ी का पुल था, तो नदी बीच से जोड़ती थी। गुप्तचरों द्वारा पता चलता था कि भैया क्या होगा, मतलब वहां की खबर यहाँ पता चलती थी, यहाँ की खबर वहां पता चलती थी। तो एक राजा को पता चला गुप्तचरों द्वारा कि जो दूसरे देश का राजा है या दूसरे राज्य का राजा है, वो 3 दिन बाद आक्रमण करने वाला है। तो जब 3 दिन बाद आक्रमण करने वाला है तो इन्होंने देखा हमारे पास सेना भी उसके अकॉर्डिंग कम है, हम तो वैसे ही हार जाएंगे। तो अचानक से क्या हुआ, फिर सभा बिठाई गई। जब सभा बिठाई गई, सभी लोग बैठे, तो बैठने के बाद राजा ने पूछा भैया क्या किया जाए। तो सभी लोग बोले कि राजा साहब, सभा तो मतलब बैठा लिया आपने, लेकिन हमारे पास तो जो सैनिक हैं वो भी कम हैं, घुड़सवार हैं वो भी कम हैं, सारे चीजें कम हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे कैसे, 3 दिन बाद वो आक्रमण करने वाले हैं। उसी में एक बैठा था, उसने कहा राजा साहब अगर मेरी एक युक्ति माने तो आप एक कार्य करिए। तो राजा ने कहा क्या काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो 3 दिन बाद आक्रमण करेंगे, आप आज की रात ही आक्रमण कर दीजिए। तो राजा ने कहा हमारे पास वैसे तो कोई तैयारी है नहीं। तो उसने कहा राजा साहब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, अगर वो आक्रमण करते हैं तब भी नहीं बचने हैं और हम आक्रमण करते हैं तब भी नहीं बचना है, तो हम कम से कम आक्रमण करके 2-4 लोगों को घायल तो कर ही देंगे। राजा को युक्ति वो पसंद आई। तो जब राजा को युक्ति पसंद आई तो राजा ने भाई कह दिया, रात में पूरी सेना तैयार हुई, सभी घुड़सवार तैयार हुए, चल दिए। चलने के बाद जैसे ही दूसरे राज्य में प्रवेश किया उस लकड़ी वाले पुल से, राजा ने क्या किया कि अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि इस पुल में आग लगा दो। तो क्या हुआ, पुल में आग लग गई। तो सभी ने पूछा राजा साहब ये क्या करवा रहे हैं आप, पुल में आग, हमारे जाने का रास्ता खत्म, क्योंकि वही एक रास्ता था जो नदी से इसको जोड़ता था, रास्ता खत्म हो गया। तो राजा ने कहा कि हमारे पास केवल दो चॉइस की वजह से हम ये था कि वापस लौट जाएंगे, तो इस उद्देश्य में हम कुछ कर ना पाते, जाहिर सी बात है हम यहाँ से हार कर ही जाते। लेकिन अब हमारे पास केवल एक चॉइस है कि अब हमें कुछ भी करना, या तो मरना है या मारना है। तो कोशिश करें हम लोग मार कर वापस आए। इससे ये है, मार कर वापस आना ये तो मान लो राजा के लिए था, लेकिन तुम लोगों के लिए ये है कि हम लोग एक लक्ष्य पकड़ने, हमें ये करना है, तो उसकी तरफ हम अग्रसर हों। ये नहीं कि हम 4 रास्तों की तरफ भटके, नहीं, हम इसकी भी तैयारी कर लेंगे, उसकी भी तैयारी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, कभी नहीं। जब तक एक मेन लक्ष्य नहीं बनाओगे हमें यही करना है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है कि एक लक्ष्य है, इसी में चाहे कितना भी समय लग जाए लेकिन हमें जाना यही है। ये नहीं कि नहीं अगर इसमें नहीं होगा तो हम इसमें करवा लेंगे, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी और कभी भी उसमें होना नहीं है, क्योंकि एक के लिए हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं इसको हमें किसी भी तरह क्वालिफाई करना ही करना है। लेकिन अगर हमारे पास 4 चॉइस होती है, यार इसमें नहीं हुआ तो इसमें करवा लेंगे, फिर कहते हैं इसमें नहीं हुआ तो इसमें, तो इस तरह से फिर चारों में किसी में नहीं होता है। अगर हमारे पास एक ही रास्ता होगा, नहीं हमें इसी से जाना है, अब चाहे उसमें पत्थर पड़े हो, कुछ भी हो, चाहे कैसे भी निकलना, अब एक ही रास्ता, दूसरा रास्ता ही नहीं है, पहुंचना हमें है, तो पहुंचने के लिए उस एक रास्ते पर अग्रसर होंगे। अगर हमारे पास 4 रास्ते होंगे तो हम रास्ते भटक जाएंगे, कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो हमें एक रास्ता चुनना होगा। ये वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा, ठीक है, देखने के बाद सब्सक्राइब करें।